स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो मॉडल शॉर्ट सेट आई हुई है उसका जो गणित का दूसरा सेट है मैं वो आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल में यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं या नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप तक इस विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो चलिए हम इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 140 को अगर गुणनखंड करते हैं उसका गुणनखंड हमको 140 का प्राप्त होगा। करते हैं तो 2 सते 14, 2 से लगाते हैं तो 35 और 5 सते 35। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी का एलसीएफ इंटू एलसीएम बराबर। तो अगर हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या ए और बी है तो उसका गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए इंटू बी। तो ए और बी का प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 45 और 160 का एचसीएफ होगा। तो 45 और 160 का एचसीएफ जब निकालते हैं तो इसमें 3 और 5 कॉमन निकलता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 3 और 5 का 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो संख्याएं दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो उसी को जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में जब लाते हैं तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो होता है 0 लेस देन और इक्वल आर लेस देन बी होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा। इसमें कंडीशन होता है, इसका जो कंडीशन होता है वो कंडीशन हमारा होता है 0 लेस देन आर लेस देन 0 लेस देन और इक्वल आर लेस देन बी होता है। इसमें कंडीशन यही होता है। अगला प्रश्न हमारा है यदि 9x² यदि x² माइनस 9x प्लस ए के शून्य का गुणनफल 8 है तो इसको शून्य गुणनफल अगर करते हैं तो 8 जब आता है तो हम जानते हैं कि 8 जब गुणनफल आना चाहिए तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्लस 8 है। इसका उत्तर जो हमारा बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमको सवाल जो है वो प्लस 8 है। तो इसका उत्तर हम बहुत आसानी से निकालेंगे क्योंकि प्लस आना चाहिए। तो इसमें जो हमारा जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 8 से गुना करें तो 8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कि प्लस, यहाँ पर भी प्लस और प्लस होगा तो दो संख्याएं जोड़ में आना चाहिए। तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आता है जोड़ने पर। तो यहाँ पर प्लस इसका जो x² माइनस 9x प्लस ए है। तो शुरू में हमारा प्लस है, शुरू जो है इसका प्लस है और अंतिम भी प्लस है। तो प्लस और प्लस होगा तो मल्टीप्लाई इसका भी प्लस होगा और जोड़ने पर -9 होना चाहिए। तो अगर हम 1 और 1 का गुना करते हैं तो 1 आता है, लेकिन हमको आंसर आना चाहिए ए जो है ए की जगह क्या मान रखेंगे। तो 8 एकम 8 होता है
लेकिन हमको जोड़ने पर -9 होना चाहिए, तो -1 और -8 जब लेते हैं तो -9 आता है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है -1 -8 होगा। अगला प्रश्न है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तब 1/α + 1/बीटा = मान क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं शून्यक निकाल करके, अल्फ़ा बीटा का मान निकाल करके, तो इसका मान जो हमारा आता है वो मान आता है हमारा -2, तो इसका उत्तर हो जाएगा -2। अगला प्रश्न है कि बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या जो होगी, तो यहाँ पर x जो है, x यहाँ पर 1 2 3 4 जगह इसको विभाजित कर रहा है, इसलिए इसके उत्तर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला समीकरण है युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो समीकरण का युग्म होगा। जब सभी बराबर होते हैं तो उसको हम अनेक हल कहते हैं या संगत कहते हैं, तो इसका अनेक हल होगा। अगला प्रश्न है, यदि रेखाएं 3x + 2y = 2 और 5x + 2x + 5y + 1 = 0 तो समांतर हैं, तो k का मान क्या होगा। तो k का मान जब सॉल्व करते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल कर समांतर है, तो a1/a2 इसका समांतर होने की कंडीशन में हमारा जो मान होता है वो मान होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस सूत्र पे रख करके a1a2 b1b2 c1c2 को पुट करके जब मान निकालते हैं तो मान निकालने के बाद इसका जो आंसर आता है वो आंसर हमको प्राप्त होता है 15 इसका उत्तर 15/14 आता है, तो इसका उत्तर 15/14 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, के किस मान के लिए रेखा युग्म 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 असंगत हैं। असंगत जब होता है तो असंगत के लिए हम जानते हैं दो परिस्थितियों में असंगत होता है, जब समांतर होता है, जब उसके समांतर होंगे, समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती समांतर रूप से, तब असंगत होता है। तो इसका जब मान पुट करेंगे तो इसका मान जब निकलता है तो मान इसका उत्तर जो है सीधा सीधी हम इसका मान आता है 16, तो इसका आंसर जाएगा 16। अगला प्रश्न है, 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10। जब इसको सॉल्व करते हैं x y, तो या तो प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणन से या तो विलोपन से, किसी से भी सॉल्व करते हैं तो इसका मान जो हमारा आता है, तो मान इसका आता है x का मान 2 और y का मान -2 आता है। तो इसका उत्तर हम सीधा सीधे लिखेंगे x का मान 2 और y का मान -2। x का मान a और y का मान b रखते हैं, x - y = 2 और x + y = 4 में, तो इसका मान हमको प्राप्त होता है x का मान 3 और y का मान 1 आता है। तो इसका उत्तर भी 3 और 1 आ जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 के हल क्रमशः हैं। तो इसको जब सॉल्व करते तो इसका हल हमको x = 2 और y = 3 निकलता है। सॉल्व करने के बाद प्रतिस्थापन या विलोपन से या जिस विधि से सॉल्व कीजिए इसको। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण, तो हम जानते हैं कि वैसा समीकरण जिसके अधिकतम घात की संख्या 2 हो और इसका जो x² उसमें विद्यमान होना चाहिए। ax² कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए द्विघात समीकरण में। bx शून्य हो सकता है, c जो है शून्य हो सकता है, तो उसका मान वो जो समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण होता है। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ये x - 2 का होल स्क्वायर = 2x - 3। द्विघात समीकरण के मूल के समान या पुनरावर्ती मूल होने की क्या शर्त है। जब समान या बराबर होता है तो उसका शर्त ये होता है कि d का मान 0 होता है।
अगला सवाल हमारा है x² माइनस 5x प्लस 4 का विविक्त कर इसका d निकालना है। तो a का मान इसमें हमको a का मान 1 दिया है, b का मान -5 दिया है और c का मान 4 दिया है। तो d बराबर जानते हैं b² माइनस 4ac, तो -5 का स्क्वायर -4 a का मान 1 और c का मान 4 रखते हैं। तो -5 का होल स्क्वायर 25, अच्छा 16, तो आता है 16, 25 में 16 जाएगा तो 9। इसका द्विविक्ता निकालते हैं हम अगर, तो इसका विविक्तकर जो है -5 का स्क्वायर 25 4ac, तो 25 में 16 जाएगा तो 9 आता है। तो 9 जब आता है तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तकर होगा, तो इसका उत्तर डायरेक्ट d निकालेंगे तो d का मान 0 निकलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा d को बराबर b² माइनस 4ac। ये पुट करते हैं तो d का मान 0 आता है। अगला समीकरण है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का मूल, तो इसका मान जब निकालते हैं तो इसका मान भी हमको 1/3 d बराबर 0 आता है। तो इसका मान जब निकालते हैं तो इसका 1/3 आता है। d बराबर b² माइनस 4ac का सूत्र पे। यह 19वां सवाल है, यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान निकालते हैं समान मूल की स्थिति में, तो d बराबर 0 होता है, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर 0। तो इस पर सेट करते हैं तो इसका मान हमको प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है। तो इसका मान जो होगा 4 ही होगा, 4 इसका उत्तर हो जाएगा d। द्विघात समीकरणों या द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 का बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। तो मूल जब ज्ञात करते हैं पहले d निकालेंगे, फिर d निकालने के बाद इसका द्विघात जो सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a, इस पर सेट करेंगे। पहले d निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, उसके बाद जो इसका मान आ जाएगा उसको हम फिर द्विघात सूत्र लिख करके लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस √d/2a, इस पर पुट करेंगे तो जो मान आता है वही इसका समीकरण का मूल होगा। तो इसका मान जो निकलेगा सॉल्व करने के बाद वो निकलेगा -2 और 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा -2 और 5 a हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि AP 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार अंतर क्या होगा। तो प्रथम पद 3 है और सार अंतर d निकालते थे a2 - a1, d बराबर हम जानते हैं a2 - a1। तो d बराबर हो जाएगा a2 - a1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे 1 - 3 तो -2 आएगा। तो a का मान 3 हो जाएगा, d का मान -2 हो जाएगा, तो 3 और -2, तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा b नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है AP 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। an बराबर 0 लेंगे, तो an बराबर जब 0 लेंगे तो इसका मान जो हमारा निकलेगा an बराबर 0 लेंगे तो an का सूत्र जो होता है a प्लस n-1 ऑफ d इक्वल टू 0। और a का मान यहाँ 7 है, d का मान 13 में 7 जगह 6 निकलेगा। तो a का मान 7 और d का मान 6, और इसको इस पर पुट कर लेंगे तो इसका पद 200 में कितने पद है, 205 में
कि इसका पद की संख्या निकालेंगे सूत्र के आधार पर, तो सूत्र के पद निकालते हैं तो इसका पद की संख्या हमको 0 लाने के लिए कितना आता है, मतलब इसका प्रश्न जो हमारा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, सॉरी नीचे वाला का प्रश्न निकल जा रहा था। तो इसका जो आंसर आएगा, हम कौन सा पद n का मान निकालेंगे तो 8वां पद इसका शून्य होगा। इसी प्रकार इसका भी मान निकालेंगे तो 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं, n का मान निकालना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d सूत्र पे सेट करेंगे इसको। तो इसको सेट करने के बाद इसका मान जो निकलता है हमको 34 प्राप्त होता है। तो इसका मान हो जाएगा 34। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा। तो 6 का पहाड़ा लिखेंगे हम, 6, 12, 18 और अंतिम हो जाएगा 6 चौक 24, 240। A1 हो जाएगा हमारा 6, A2 हो जाएगा 12, तो D का मान भी 6 होगा और L या N जो होगा 240 हो जाएगा। तो L या N का मान 240 हो जाएगा। और इस तरह जब सॉल्व करते हैं इसको Sn बराबर सूत्र पे, जब इसको सॉल्व करेंगे Sn सूत्र पे, जो पहला पद और अंतिम पद मालूम हो n/2 ऑफ a प्लस l पे, तो इसका मान होगा सॉल्व करने के बाद 4920। तो इसका उत्तर हम डायरेक्टली लिखते हैं 4920। सभी त्रिभुज, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। AD/DB AE/EC। तो सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर जो हमको प्राप्त होता है 2.4 प्राप्त होता है। इसको सूत्र जो है लगाएंगे, वो सूत्र हो जाएगा हमको AD/DB और AE/EC। इस पर जब पुट करेंगे मान और कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके जो मान प्राप्त होता है वो 2.4 आता है। ये अगला प्रश्न है, यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य दो कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं किस कसौटी के आधार पर, तो उसको एंगल के कसौटी के आधार पर हम समरूप मानेंगे। दो कोण अन्य दो एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के से बराबर होगा, तो दो कोण से बराबर होगा तो एंगल से समरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, तो इसका कसौटी सर्वांग समता का जो नहीं मानेंगे तो एंगल साइड एंगल। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे, तो ये निश्चित रूप से ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका सीक समकोण होता है उसका जब मान निकालते हैं थेल्स पाइथागोरस त्रिक के आधार पर, तो इसका मान जो है आता है हमको बाद में AB² = 2AC²। अगला प्रश्न हमारा जो है AB में एक त्रिभुज में AB 7 और एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। इसी प्रकार एक त्रिभुज बनाते हैं दिया हुआ B समकोण, तो इसको B मान लेते हैं, ये ABC। AB का मान 7 है, AC का मान 25 है, ये 24 है। तो 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर लाते हैं तो दोनों जोड़ने के बाद 625 आता है। तो ये 25 इसके बराबर हो जा रहा है, तो इसलिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का कोण B जो है का मान क्या होगा, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान सीधा सीधी हम 90 डिग्री लिखते हैं, या इसको हम 90 डिग्री कहेंगे इस तरह से। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा उसको कम से कम 2 बिंदुओं पर स्पर्श रेखा जो होती है, तो स्पर्श रेखा
वृत्त को, जैसे एक वृत्त है तो स्पर्श रेखा ये हो गई, तो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न इसका है कि एक बिंदु P से एक ले लेते हैं, एक बिंदु P, तो एक बिंदु P लेते हैं हम एक वृत्त में, एक बिंदु P है, तो P से स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो P से केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर है, 17 है। P से केंद्र की दूरी 17 थी, ये अगर 17 है और ये 15 है, स्पर्श रेखा की लंबाई P से, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका मान जो निकलता है 17 में का स्क्वायर 289 में से 225 चला जाता है, तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो इसका मान हमारा 8 आ जाएगा। इसका सीधा उत्तर हमारा जो आएगा वो आएगा 8। अगला प्रश्न हमारा जो है, यदि टीपी टीक्यू के केंद्र ओ वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं T110 है और TQP बराबर होगा, तो TQP किसका बराबर होगा? अगर एक वृत्त है तो इसका क्या मान आएगा? तो इसका मान जो निकलेगा हमारा वो 80 डिग्री निकलेगा। एक वृत्त की स्पर्श रेखा व रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसका हमें उत्तर केवल एक हो जाएगा। ये 120 डिग्री केंद्रीय वाले त्रिज्यखंड के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसका मान जब निकालते हैं तो इसका निकलता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है। अगला प्रश्न है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होगा। तो परिधि जब निकलता है तो परिधि दिया हुआ C बराबर 22 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, इसका R बराबर 7/2 निकलता है, और इसको हम 7/2 को हम 1/4 पाई आर स्क्वायर पे सेट करते हैं, तो इसका मान हमको 9.625 आता है। अगला प्रश्न हमारा, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, इसका उत्तर समकोण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, दीर्घ वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर हमारा आता है, जो भी आता है उसमें से अगर हम 12 सेंटीमीटर घटा देते हैं तो उसको हमको उत्तर 154 में से 12 घटाते तो 142 आता है, तो इसका उत्तर 142 हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या है? θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, तो आर हमको 21 सेंटीमीटर है यहाँ पे दिया हुआ, आर बराबर हमको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर का मान जब हमको 21 दिया हुआ है और थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो सूत्र डायरेक्ट सेट करें, θ/360 इंटू 2 पाई आर, इस सूत्र पे सेट करेंगे, तो सेट करने के बाद इसका जो मान निकलता है वो हमारा मान आता है 22 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। मैंने आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो मॉडल सेट नंबर 2 था वो आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी सेट को आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक कर दिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचती रहे। धन्यवाद।